अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। आज बेसिकली हम देखेंगे कि रियल नंबर्स जो हैं वो किस तरह हमारी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़फुल हैं और टेक्निकल लाइफ के अंदर भी। मज़ीद आगे हम कुछ आज 5 से 6 एग्जांपल्स हैं जो कि कवर करेंगे फ्रॉम एग्जांपल नंबर 9 टू एग्जांपल नंबर 14, जिनके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज और टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है applications of real numbers in daily life. Real numbers are extremely useful in our daily life. That is probably one of the main reasons we learn how to count, add and subtract from a very young age. We cannot imagine life without numbers. Absolutely, जिस तरह वो बेसिकली इधर यही कह रहा है कि हम बचपन के अंदर उंगलियों के ऊपर ही गिनना शुरू कर देते हैं। बेसिक जो काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 4, और 1 2 3 4 आपको पता है हमारे रियल नंबर्स ही होते हैं। रियल नंबर्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग, आगे यानी उसने कुछ टेक्निकल फील्ड्स जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं, उनके अंदर से एक दो भी आपको याद रह गई, आपका फ़ायदा हो जाएगा। पहली है साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसकी मजीद कुछ कैटेगरीज आगे उसने डिफाइन की हैं, जो कि हैं फिजिक्स, मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। और मेडिसिन एंड हेल्थ के अंदर भी रियल नंबर्स जो हैं आपके इस्तेमाल होते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, जिसके दो कैटेगरीज उसने मेंशन की हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग और पोल्यूशन मॉनिटरिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। मॉडिंग जो है बेसिकली कहते हैं मॉडिफिकेशन को। जिस तरह आपके मोबाइल्स के अंदर जो वेदर ऐप्स होती हैं उसके अंदर अगर आप देखो तो आपके मौजूदा दिन के वेदर के बारे में नहीं सिर्फ होता, मजीद आगे 1 या 2 हफ्ते की जो है मॉडिफिकेशन पहले से हुई भी होती है, यानी कि किस दिन आगे बारिश होने वाली है या किस तरह का मौसम होगा। इस तरह की मॉडिफिकेशन के लिए भी आपकी यानी टाइम्स और डेज और आवर्स पर डिपेंड होती है ना, ये भी तो इन के अंदर नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये भी रियल नंबर्स ही होते हैं। कंप्यूटर साइंस, जिसकी कैटेगरीज उसने डिफाइन की हैं, एल्गोरिदम डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होती है, डाटा कंप्रेशन के अंदर और ग्राफिक रेंडरिंग के अंदर, ठीक है। और आगे है नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली मैप्स के जो आपका जीपीएस सिस्टम जो होता है उसके अंदर, और फ्लाइट प्लानिंग के अंदर, सर्वेइंग एंड आर्किटेक्चर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा, ठीक है। डाटा बेसिकली सारा आपका स्टैटिक्स जो है, आगे चैप्टर भी है स्टैटिक्स का एक, स्टैटिस्टिक्स का, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो आपकी नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। मीन मीडियन मोड जो जब हम फाइंड करेंगे उधर भी बेसिकली रियल नंबर्स ही हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर्स जो आप मैथ बेसिकली पढ़ रहे हो इनका कहाँ इस्तेमाल है, तो आप एक दो भी आपको इनके अंदर से पता होंगी तो आप ज़रा टेक्निकल वे में उसको बता सकते हो। आगे उसको ये भी बता देना कि अगर ना होते रियल नंबर्स तो लगे होना सी हुण भी तू रोड़े होते गिनती करन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8, यानी वो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका जब हमने उनको जब सम किया यानी एडिशन उनकी की, सम हम एडिशन को कहते हैं और डिफरेंस जो है वो हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8, यानी दो नंबर का सम हमारे पास है 8 और उनका डिफरेंस है हमारे पास 2, ठीक है। फाइंड दी नंबर्स, यानी हमने वो दो नंबर्स बताने जिनका सम है 8 और डिफरेंस है इक्वल टू 2। डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, डिफरेंस के ऊपर आप लिख भी लेना सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, आप जरा सीधा करके लिख लेना। हमने दो नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा, उसने सम का बता दिया तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि दो नंबर हमने लेट कर लिए, लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है। उसका सम उसने बताया 8 है, तो हमने उन दोनों को एडिशन के अंदर लिख के इक्वल टू 8 लिख दिया, उसको इक्वेशन 1 कह दिया। और उनका जो डिफरेंस है वो उसने कहा इक्वल टू 2 है, तो हमने उनका डिफरेंस लिख के यानी ए माइनस बी करके इक्वल टू 2 कह दिया और इक्वेशन 2 बना दी। अब कुछ नहीं किया, बस हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, ठीक है। जब ऐड किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये कैंसिल आउट हो गया। ए और ए आपके पास आ गया 2 है और 8 + 2 आपके पास आ गया 10, ठीक है। अब इसमें से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, तो 10 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास जवाब आता है 2 × 1 2, 2 × 5 10, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यानी एक जो रियल नंबर था ना, यानी हमने दो फाइंड करने थे, उसमें से पहला ए हमने लेट किया था तो एक हमें मिल गया, वो है 5। पुट इन 2, अब आपकी मर्जी है चाहे उसको 1 के अंदर पुट करो या 2 के अंदर पुट करो, जवाब आपका सेम ही आना है, यानी बी की वैल्यू सेम ही आनी है। उसने 2 के अंदर पुट की है, 2 था, a माइनस बी इक्वल टू 2। अब मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा देता हूँ। a की वैल्यू थी 5 माइनस बी इक्वल टू 2। अब 5 माइनस बी था तो 5 को वो दूसरी साइड पे ले गया, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 2 जब उसके अंदर आप ऐड करोगे -3 आपके पास जवाब आता है, ठीक है। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए तो b इक्वल टू 3 आ गया। यही वो दो रियल नंबर थे। अब इनको ऐड करो तो आपके पास 8 आता है ना, टू रियल नंबर्स, यानी सम ऑफ टू रियल नंबर्स इक्वल टू 8, और इनको जब डिफरेंस करोगे यानी
a माइनस बी करोगे a 5 था और 3 उसमें से माइनस करोगे तो 2। ठीक है, तो ये चीज़ इधर एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर हो गई आपको इंशाल्लाह। सो 5 एंड 3 आर दी रिक्वायर्ड रियल नंबर्स, ये हमारे दो रियल नंबर्स थे जो कि हमें चाहिए थे। हमने लेट करके दो इक्वेशंस बना के किया और इस तरह का हमारा क्वेश्चन भी आएगा, सो वो भी हम बेसिकली इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, इसके डिटेल के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, वो आपको पता होने चाहिए और इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपने शायद जो है सिर्फ सेल्सियस स्केल के बारे में सुना हो। ठीक है, यानी हमारा जो वाटर होता है, ये केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर है H2O, ये केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे और स्केल भी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। सो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, यानी वाटर जो है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जमता है और जब बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है, ये शायद आपने सुने हुए हों। और अगर इसको हम फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट के अंदर बनता है 212 और सिमिलरली केल्विन के अंदर बनता है 373.15। और जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर बनता है 32 और केल्विन के अंदर बनता है 273.15। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ना, यानी अगर आपके पास सेल्सियस के अंदर वैल्यू है और आपने केल्विन के अंदर जाना तो ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो ये तीनों है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बेसिकली याद होने चाहिए और इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर और एग्जाम्पल के अंदर इस्तेमाल होंगे तो डायरेक्टली हम फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, सो इसलिए इसकी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। सो अच्छा, बेसिकली याद भी आपको ये दो ही करने पड़ेंगे, केल्विन और सेल्सियस का, यानी केल्विन इक्वल टू है C प्लस 273। अच्छा, केल्विन का जब भी आपने वैल्यू लिखनी है ना तो उसका यूनिट जो है वो आपने डिग्री के अंदर लिखना है, ये डिग्री का सिंबल होता है, साइन होता है। और फ़ारेनहाइट जो है वो भी आपने डिग्री के अंदर लिखना होता है, लेकिन जो केल्विन है उसके साथ हम जस्ट केल्विन लिख देते हैं, वो आगे एग्जाम्पल करेंगे तो मैं उधर आपको क्लियर कर देता हूँ। सो मैं ये आपको बता रहा था कि आपको दो ही याद रखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि केल्विन तो सिंपल है, सेल्सियस प्लस यानी C प्लस 273, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जो सेल्सियस है, यानी अगर आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू गिवन है और आपने सेल्सियस के अंदर जाना है तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे, इसी से इसको डिराइव किया हुआ उसने बेसिकली ना। यानी C 9 डिवाइड कर रहा है और 9 इस साइड जाएगा तो C को मल्टीप्लाई करेगा तो 9 इंटू C आ गया, और 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा तो होल के नीचे 5 आ गया, ये इधर माइनस का था, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब लाइनों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो क्लियरली दिखें। तो आपने ये भी याद कर लिया तो ये आप खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये 3 फार्मूलाज हैं। अगर फ़ारेनहाइट के अंदर आपके पास आती है वैल्यू तो सेल्सियस के अंदर जाने के लिए ये, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर आती है, आपने केल्विन के अंदर जाना है तो आपको पहले सेल्सियस के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप केल्विन के अंदर जाओगे। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज आपने लाजमी याद रखने हैं, अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 है वो उसी जो अभी मैंने फार्मूलाज आपको बताया उन्हीं फार्मूला से रिलेटेड, यानी उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे उसने हमें एग्जाम्पल नंबर 10 दी है। एग्जाम्पल नंबर 10 है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी उसने फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर हमें दे दिया, हमने उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस के अंदर और केल्विन के अंदर। ठीक है, सो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और डायरेक्टली जो वैल्यूज़ हैं फार्मूला के अंदर पुट करके हम इसको सेल्सियस के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और केल्विन के अंदर भी। पहले हम केल्विन सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब सेल्सियस की होगी फिर वो केल्विन के फॉर्मूले के अंदर पुट की जा सकती है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया। सो गिवन दैट फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 98.6। सो टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल, यानी पहले हम सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसने फार्मूला लिख लिया एक दफ़ा और उसके अंदर बाद में उसने जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी। अब जब 98.6 में से आप 32 को माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आता है 66.6, और जब 5 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आता है 0.555। ठीक है, और अप टू सो ऑन जो है आपका ये इन्फिनिटली मैनी तक रिपीट होता जाता है, यानी 5 जो है आपका एक, यानी 5/9 जो है आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको उसने जो है बेसिकली वो एक नॉन रेकरिंग था, यानी इन्फिनिटली मैनी रिपीट हो रहा था, तो उसने राउंड ऑफ करके लिख दिया। राउंड ऑफ इधर जो है वो इधर थोड़ी सी गलती है, राउंड ऑफ करने का तरीका मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, यानी अगर आपने इस नंबर पर राउंड ऑफ करना है ना तो आपने अगला नंबर देखना होता है, अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम जो पिछला नंबर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी राउंड ऑफ फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी 0.56। ठीक है, क्योंकि ये 5 था, अगर ये 5 से छोटा होता तो आना था 0.55, तो 0.55 को जब आप
36.6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी भी आपका 37 नहीं आता, 36.63 समथिंग आता है, ठीक है। तो इधर आपने बेसिकली 0.55 है तो इधर आप कर लेना 0.56। और राउंड ऑफ करने का तरीका वो जो है वो मैंने आपको इधर अगेन बता दिया है। और जब 0.56 को आप 66.6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास जवाब आएगा 37.29 समथिंग। तो 37 बेसिकली उसने एक होल नंबर लेके, आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना उसके अंदर भी डिग्री वाला एक बटन होता है, ठीक है, वो मैं वीडियो जब एडिट करूंगा ना उसके अंदर बेसिकली इधर लगा दूंगा। सो वो डिग्री वाला बटन आप जब दबाओगे ना तो आपका वो डिग्री और मिनट्स फिर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने बस डिग्री ही लेना होता है क्योंकि हमारा ये टेम्परेचर इसका यूनिट डिग्री होता है ना, सेल्सियस का, अभी मैंने ऊपर बताया। सो आपने सिर्फ डिग्री वाला नंबर लेना है तो वो 37 ही बनता है, ठीक है। सो 37 डिग्री आपने लिख देना। और डिग्री का इधर देखो उसने साइन मार्क किया ना, ये बेसिकली यूनिट इसका होता है। तो आपने यूनिट नहीं भूलने, ना केल्विन भूलना है, ठीक है, और ना ही क्वेश्चन के अंदर भूलने हैं, क्योंकि हो सकता है फिर 0.5 का नंबर आपका ज्यादा लगे। हेंस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल इज 37 डिग्री निकला है आपका। अब हमने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 37 जो था वो सिंपली हमने इधर पुट किया, 273 ऐड करोगे तो 3 टन बनता है। और आगे उसने ये यूनिट उसका लिखा है केल्विन, बेसिकली केल्विन का यही आगे हम लिखते हैं यूनिट ना, केल्विन। और फ़ारेनहाइट और जो आपका सेल्सियस स्केल है दोनों के अंदर डिग्री यूनिट आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। द ट्रेडर्स में अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। इनकर का बेसिकली मतलब होता है सफर, SUFFER, सफर, सफर वाला सफर नहीं, बर्दाश्त वाला सफर। इनकर का उर्दू मतलब होता है उठाना। शायद ये पहली दफा आपने ये इनकर वर्ड सुना। सो यानी वो कहना इधर यही चाह रहा है कि ट्रेडर्स जो है या तो वो प्रॉफिट कमाएगा या फिर नुकसान उठाएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। बेसिकली दो फार्मूलाज हैं ये जो आगे आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल के अंदर भी इस्तेमाल होंगे और सिमिलरली फिर क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि ज़ाहिर है जब सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी तभी आपको प्रॉफिट होगा ना। सो सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। और जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं यानी प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस जो होती है उसके साथ जो ये प्रॉफिट जो पी आया है वो इधर आ जाएगा, पी उसके साथ डिवाइड हमने कर दिया कॉस्ट प्राइस को और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लीकेशन बेसिकली हम परसेंटेज के लिए करते हैं। 100 को हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमने वो परसेंटेज में बेसिकली लेना होता है ना फाइनल आंसर। सो इसलिए ये फॉर्मूला होता है अगर आपने प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है। और सिमिलरली लॉस के अंदर जो है आपकी वो कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस जो है वो कम होगी। डेफिनेटली इसी वजह से आपको लॉस होगा ना, क्योंकि आपने एक चीज़ खरीदी महंगी है और बेच सस्ती रहे हो। लेट से आपने एक चीज़ ली है 200 की और आप बेच रहे हो 150 की, ठीक है, 150। सो आपको लॉस होगा उसी सूरत में ना जब आपकी सेलिंग प्राइस कम होगी। सो आपका कॉस्ट प्राइस इस बार पहले आ जाती है, उसमें से आपने सेलिंग प्राइस माइनस कर दी, जितनी रिमेनिंग प्राइस बची वो आपका लॉस हुआ बेसिकली आपको ना। और लॉस परसेंट के लिए आपको अगेन लॉस को जो है कॉस्ट प्राइस के साथ ही डिवाइड करना पड़ता है और मल्टीप्लाई आपको परसेंट के लिए 100 के साथ ही करना पड़ता है। सो इक्वल टू लॉस परसेंट फॉर्मूला ये बनता है आपके पास। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 11। हमाइल परचेज अ बाइसाइकिल फॉर 6,590 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 6,850 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब वैल्यूज जो बेसिकली अमाउंट है उससे भी हमें पता लग रहा है कि उसने कम की खरीदी थी और ज़्यादा की बेची थी तो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो उसने हमें कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। उसके लिए हम पहले जो है वो प्रॉफिट फाइंड करेंगे कितना था, फिर आगे अगेन जो है सेकंड फार्मूला लगा के प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इक्वल टू CP, 6,590 रुपीज़। और जो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है वो है 6,850 रुपीज़, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग में से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट जो बचता है बेसिकली P, वो इक्वल टू आता है 260 रुपीज़। और आगे हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। सो नाउ वी फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम जो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आई थी उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ फॉर दी परसेंट। और प्रॉफिट जो था वो हमारा आया था 260 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि हमें गिवन थी 6,590। अब ये जो 100 का जीरो है इसको आप बेशक कैंसिल करके एक स्टेप और लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो 2,600, ठीक है। जब 10 के साथ 260 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2,600 और डिवीजन में आपके पास रह गया
59, ठीक है। और परसेंटेज का साइन जो है वो एज इट इज आ गया। अब इसको जब आप डिवाइड करते हो ना तो आपके पास जवाब आता है इक्वल टू 3.945, और आगे जो है काफ़ी एक इन्फिनिट सा नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसको इसने राउंड ऑफ करके लिख दिया 3.94। इसके अंदर भी अगर आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 3.945, ठीक है। अब अगर इसको राउंड ऑफ करना है ना तो अगेन आपको इसके अंदर एक ऐड करना पड़ना था, क्योंकि अगला नंबर जो है 4 से वो 5 है, ठीक है। राउंड ऑफ करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया ना। तो ये आना था 3.95, इधर भी आप जो है 4 को 5 कर लेना, ठीक है। 3.95 इधर मैं थोड़ा सा छोटा करके चलो लिख देता हूँ 3.95, और उसको मजीद आगे उसने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी एक होल नंबर के अंदर परसेंटेज को लिखने के लिए उसने लिख दिया, क्योंकि 3.9 है ना, और आगे भी उसके साथ एक और डिजिट जो है वो 5 है। 3.95 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल की ये साइन है। साइन जो है आपके बुक के एंड के अंदर एक पेज के अंदर काफी सारी साइंस वगैरह लिखी हैं, आगे उनके नेम वगैरह भी लिखे हैं, तो एक दफा रीड कर लेना उनको। तो इस साइन को हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल को, ठीक है। ये कुछ इस तरह बनती है। तो बस एक होल नंबर के अंदर लिखने के लिए ये सिर्फ इसी को लिखना है, क्योंकि अब अगर आपके पास होता है ना 3.2 या 3.3, वो तो 4 के इक्वल नहीं लिखा जा सकता। 3.2 फिर 3.3 4 5 6 जाके फिर जाके कहीं आना था। अभी तो डायरेक्टली 3.9 था, तो इसलिए उसने उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख दिया है। ना भी लिखो तो कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है। अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 12। उमैर बाउट अ बुक फॉर ₹850 एंड सोल्ड इट फॉर 720। व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज। इधर अगर आप देखो तो उसने ज़्यादा की खरीदी थी और कम की बेची है, ठीक है। तो बेसिकली इधर लॉस हुआ है, तो पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लॉस परसेंटेज वाला लगा के हम लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू ₹850, और सेलिंग प्राइस जो कि हमें वो भी गिवन थी इक्वल टू 720। तो लॉस फाइंड करने के लिए हम करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 850 माइनस 720 जो कि हमारे पास 130 का उसको बेसिकली लॉस हुआ। और लॉस परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, लॉस जो कि हमने अभी फाइंड किया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और 130 को आप 850 के साथ डिवाइड करके जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15.29 आपके पास जवाब आता है। इतने परसेंट बेसिकली उमैर को बुक बेचने पर लॉस हुआ है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्न अ प्रॉफिट, यानी ये टोटल प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया फ्रॉम अ बिजनेस, एक कारोबार से। इफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस आर इन द रेशो, यानी इंडिविजुअली रेशो उसने हमें बता दी कि इसने कितने, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट की थी सलीम ने, और नदीम ने कितनी की थी, और तनवीर ने कितनी की थी। फाइंड ईच पर्सनस प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली अगर लेट्स से एक बिजनेस है जिसके अंदर सलीम ने अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए और नदीम ने 20 किए और तनवीर ने 30 किए, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होगा वो तीनों को इक्वल तो नहीं मिलेगा ना, जाहिर है। फिर वो जितने इन्वेस्ट किए उतने उस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट होके मिलेगा। और इन तीनों ने कितने इन्वेस्ट किए थे वो उसने हमें रेशियो की फॉर्म में बता दिया। अब हम इन तीनों का इंडिविजुअली प्रॉफिट फाइंड करेंगे। टोटल प्रॉफिट उसने हमें बता दिया 4,50,000। प्रॉफिट अर्न आ गया हमारे पास 4,50,000। गिवन रेशियो आ गई। हम करेंगे क्या, तीनों की रेशियो को हमने ऐड किया, आ गया हमारे पास 25। अब इंडिविजुअली इसको 25 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 7 को, फिर 14 को, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रॉफिट के साथ। सिंपली हमारे पास है फिर इंडिविजुअल प्रॉफिट जो है सलीम और नदीम और तनवीर का वो हमें मिल जाएगा। सो सम ऑफ रेशियोज जब हमने किया तो हमारे पास जवाब आया इक्वल टू 25। सो सलीम का जो प्रॉफिट था ना, सलीम की इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से 4 थी ना इधर, ठीक है। यानी पहली जो 4 थी वो सलीम के लिए थी। नदीम ने कितनी, यानी रेशियो के अंदर उसने लाइन वाइज बताया ना, नदीम की थी 7 और तनवीर की थी 14। तो 4 को जब हम सलीम के प्रॉफिट के हिसाब से 25 के साथ डिवाइड करेंगे ना, 4 को जब आप 25 के साथ डिवाइड करो तो आपके पास जवाब आता है 2.16, ठीक है। ये 2.16 अब 1 से भी एक छोटा नंबर है। तो जब इस सारे, यानी इस सारे नंबर को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक छोटा आंसर ही आना है ना। सो इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 72,000 टोटल जो है वो 4,15,000 में से सलीम का प्रॉफिट बनता है। अब नदीम की जो रेशियो थी वो हमारे पास 7 गिवन थी, और सम ऑफ रेशियो 25 हमने किया, उसके साथ जब डिवाइड किया तो उसको जब हम 4,50,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1,26,000 जो है वो हमारे पास नदीम का प्रॉफिट बनता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं ना, बेसिकली इंडिविजुअल प्रॉफिट हमने बताना है। इन्वेस्टमेंट की जो है वो सिर्फ रेशियो उसने हमें दी थी। और तनवीर की रेशियो वाइज अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा बड़ा रेशियो थी ना तनवीर की, 14 थी, इसकी 7 थी, और सलीम की 4 थी। तो आप जवाब के अंदर भी देखो, इसकी जो प्रॉफिट इसका जो बना वो था 1,26,000,
और अगर आप तनवीर का देखो तो वो बनता है 2,52,000, क्योंकि रेशो के हिसाब से इसकी इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। और सिमिलरली फिर इसका जो था सलीम का वो सबसे कम बना था। तो ये बेसिकली इस तरह ये कैलकुलेट हुआ है। जस्ट जो हमारे पास जो रेट गिवन था ना, जो यानी रेशो जो गिवन थी, उसको हमने टोटल के साथ डिवाइड करके और फिर मल्टीप्लाई करते गए, जो टोटल प्रॉफिट हुआ था, और उसमें से हमारे पास इंडिविजुअल प्रॉफिट जो है सलीम, नदीम और तनवीर का हमारे पास हमें आ गया। अब लास्ट एग्जांपल है हमारी आज की वीडियो की, जो कि है एग्जांपल नंबर 14। इफ द सिंपल प्रॉफिट ऑन 6,400 रुपीज फॉर 12 ईयर्स इज 3,040 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिकली हमने फाइंड करना है। जो हमारी ये वाली अमाउंट है ना 6,400, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और इसके आगे आप एक और लिख लेना, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो बेसिकली हमारी होती है बेस अमाउंट। अभी मैं समझा देता हूँ इसके बारे में आपको। यहाँ पेन ना इस बुक के ऊपर थोड़ा सा लैग करता है, तो थोड़ी सी इसको ध्यान से रुक के लिखना पड़ता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल अमाउंट के आगे ना इधर आप वैसे ही छोटा सा बुक के अंदर लिख लेना बेस अमाउंट। बेस अमाउंट आपकी कोई भी वो अमाउंट होती है जो कि आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, या फिर बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, या फिर जो सबसे पहले जो अमाउंट आपने कंसिडर की होती है। जिस तरह मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली अगर आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो जो अमाउंट आप लोन लोगे ना उसको भी हम एज अ प्रिंसिपल अमाउंट या एज अ बेस अमाउंट कैलकुलेट करते हैं या लेके चलते हैं एग्जाम्पल के अंदर ना। और जो सिंपल प्रॉफिट होता है ना, वो जो उसने अभी इधर हमें बताया कि 12 साल के लिए जो सिंपल प्रॉफिट आपकी बेस अमाउंट के ऊपर लगा वो है 3,840 रुपीज, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। एक बैंक है, उसके अंदर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाए, जो कि आपने जमा करवाया 6,400, जो कि आपकी थी बेस अमाउंट, ठीक है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो उसी को बेसिकली इसने इधर सिंपल प्रॉफिट कहा है। सिंपल प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट ही होता है, जो सूद होता है ना आपका। सो उस अमाउंट के ऊपर एक बेस अमाउंट आपने बैंक के अंदर जमा करवाई है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर 12 साल तक, यानी हर साल इंटरेस्ट लगता था, तो 12 साल तक लगता गया, तो टोटल जो 12 साल तक के लिए लगा ना वो लगा 3,840 रुपीज, ठीक है। सो वो जो इंटरेस्ट लगता है उसको बैंक जो है ना वो आपको कहता है आपका ये प्रॉफिट है, ठीक है। होता तो वो सूद ही है, लेकिन मैं आपको चलो एग्जाम्पल के लिहाज से बता देता हूँ। वो बैंक आपको कहता है कि इतनी अमाउंट आपने जमा कराई थी, ये आपका प्रॉफिट हुआ 12 साल के लिए। सो अब आपने जितना प्रॉफिट हुआ ना उसको एज अ रेट कैलकुलेट करना होता है, यानी कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है। सो उसको जब हमारे पास ये सारी अमाउंट होती है ना, जब हम सिंपल प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर उसको कहते हैं हम रेट, ठीक है। होता वो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट परसेंट ही है। जिस तरह इधर इसने बताया ना रेट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट परसेंट जैसी कंडीशन इधर बनती है, बस उसको हम कह देते हैं कि इतने रेट जो था, इतने रेट परसेंट जो है, इतने रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमें हुआ है। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी हो गई जो कि हमने जमा करवाई, ठीक है। उसको हम बेस अमाउंट भी कहते हैं। और सिंपल प्रॉफिट जो कि आपका इंटरेस्ट लगा उसके ऊपर, जो कि आपकी 12 साल की अंदर जो कि उसके ऊपर टोटल जो सूद लगा वो उसने हमें ये बता दिया 3,840, और 12 साल के लिए लगा, तो टाइम आ गया हमारे पास 12 ईयर्स, ठीक है। उसका भी बेसिकली रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आपने याद रखना है। रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी बेसिकली ये सिंपल प्रॉफिट जो है ना, अब इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ये आपका आ गया सिंपल प्रॉफिट, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 बेसिकली अगेन परसेंट के लिए हम 100 लगाएंगे, फिर एंड पे जाके हम उसको यानी रेट परसेंट फाइंड कर रहे हैं ना, रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ये परसेंट के अंदर ही होता है। तो 100 हम जहाँ भी लगाते हैं तो एंड में फिर परसेंट का साइन हम लाजमी उसके साथ लगाएंगे, ठीक है। और ये आपने भूलना नहीं है, रेट जब भी आप फाइंड करोगे साथ परसेंट लाजमी लगाना, क्योंकि ये एज अ यूनिट भी होता है ना रेट के लिए। सो टू फाइंड द रेट वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता दी, सिंपल प्रॉफिट जो है वो ऊपर आ गई आपकी, ये इधर उसने लिख दी 3,840 और मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टाइम आपका 12 ईयर्स, वो इधर आ गए। और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने शुरू में जमा कराई थी एज एन इन्वेस्टमेंट, वो आ गई आपके पास 6,400, ठीक है। जिस तरह आप बैंक से लोन लेते हो तो उसके ऊपर भी आपने जब किस्तों के अंदर लेते हो ना, तो वो मंथली या फिर ईयरली जब आपने जमा करवाना होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको भी सिंपल प्रॉफिट हम कहते हैं। तो वो भी उसमें, यानी अगर कैलकुलेट करना हो तो एज एन एग्जांपल इस तरह ही हम कैलकुलेट करते हैं उसको। सो इसको ये 2 जीरो जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी, ऊपर तो खैर 1 ही बचता है, तो यही अमाउंट आ जाएगी। फिर जब डिवीजन करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 5 ही जवाब आता है, एक होल नंबर ना। और परसेंट, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि रेट जो है हम वो प्रॉफिट परसेंट की तरह ही फाइंड करते हैं, तो आगे जब हमने क्वेश्चन के अंदर भी रेट फाइंड करना है ना, तो आपने परसेंट साइन उसके साथ, यानी रेट की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ लगानी,
नहीं बोलनी, ठीक है। सो दस द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 5%। तो 5% बेसिकली टोटल जो है उसको 12 साल तक जितनी अमाउंट आ गई यानी जमा हुई है ना, वो जितनी उसने इन्वेस्ट की थी ना, उसका 5% प्रॉफिट बेसिकली वो बनता है। प्रॉफिट जो था वो इसने हमें बता दिया था कि 12 साल तक उसको कितना हुआ। हमने प्रॉफिट परसेंट या रेट ऑफ परसेंट इधर बेसिकली बताना था। और जब इस तरह का हमारे पास सिनेरियो आता है ना, इस तरह की एग्जाम्पल आती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं रेट बताने के लिए। तो इसको आपने लाजमी याद कर लेना, ये आगे क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो यहाँ हमारी एग्जाम्पल नंबर 14 भी कंप्लीट होती है और अब मैं मजीद वीडियो को लंबा नहीं करता। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।